कि मुस्लिम वोटों से जीतने वाले विधायक बकरा मंडी के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बारिश होते ही वहां 2-2 ढाई-ढाई फीट पानी भर जाता है, वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। 2018 में हम सबको साफ दिख रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और आज स्पष्ट दिख रहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। रविजी सैनी को, हालांकि रविजी सैनी ने अच्छे वोट लिए, 43,000 कुछ वोट उन्होंने लिए, लेकिन वोटों का कुछ विकेंद्रीकरण होने से, कुछ निर्दलियों के द्वारा वोट ले जाने से और कुछ लोगों के भ्रमित होने से लोगों ने ऐसा सोचा कि दूसरा कोई व्यक्ति इसकी टक्कर में है, उस कारण से उस समय रवि जी विजय प्राप्त नहीं कर सके। और निर्दलीय प्रत्याशी विक्रमजी जाखल के द्वारा एक 39,000 कुछ वोटों की जो प्राप्ति की गई, ताराचंद जी मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, वो परिस्थिति जन्य वोट बैंक था। विशेष रूप से जाट समाज जो है, जाट समाज थोड़ा सा इस मामले में भ्रम में रहा कि विक्रम जी टक्कर में है राजकुमार जी के, और इस कारण से वो जो पार्टी से प्रत्याशी थे रवि जी, उनको न देख करके और निर्दलीय पर डाल के कम से कम 22 से लेकर 25,000 वोट जाट समाज का विक्रम जी को परिस्थिति बस मिला है। इस चुनाव में किसी भी स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा में पवित्र स्थान लोहारगल में यह शपथ ली थी कि हम सब साथ साथ रहेंगे, साथ साथ हैं, और किसी भी प्रत्याशी को जिसको भी सिंबल मिल जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व या पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको भी टिकट देगा बीजेपी की, सब लोग साथ मिलकर के तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और उसको विजय दिलवाएंगे। होगा क्योंकि मैं विधायक बनने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया हूं, मैं तो संघ में कार्य कर रहा था। वो सेवा का काम है, समर्पण का काम है, वहां कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा ही नहीं की जाती। तो ऐसा व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो वो विधायक बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आता। बैंक के जाट समाज है, जाट समाज सबसे बड़ा वोट बैंक होते भी एक साथ नहीं है, उनकी कमी है। यदि एक साथ होते तो निश्चित रूप से भाजपा को 1980 के बाद आज तक 2023 नहीं देखना पड़ता, कभी भाजपा की सरकार बन जाती। सबसे बड़ा वोट बैंक जाट समाज, उससे दूसरे स्थानों पर सैनी समाज को ले सकते हैं। ये सभी दोनों समाज मिलकर के और इस साल नवलगढ़ में कमल के फूल को खिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। राजस्थान के विधानसभा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां है वो बढ़ती जा रही है। विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मैदानों में भी उतर चुके हैं और पूर्ण यूं कहें कि एक संगठन के रूप में, यूं कहें कि अपने दावेदारी के रूप में क्षेत्र में है प्रयास लगातार कर रहे हैं। टिकटों की मांग लगातार, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, लगातार है उनके द्वारा है वो की जा रही है। बड़े बड़े विकास के वादे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। और वर्तमान समय की बातचीत करें राजस्थान की राजनीति के अंदर, तो कांग्रेस सरकार है जिनमें कहीं ना कहीं एक बड़ी मूवमेंट है वो लगातार देखा जा रहा है। इस बार बीजेपी है कुछ ऐसे क्षेत्रों को टारगेट कर रही है जिनमें वो कभी नहीं जीत पाई। इसी एक कैटेगरी के अंदर आने वाला विधानसभा नवलगढ़ है। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। कहते हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक, चुनाव में है सर बोलने लग गए हैं। इसी एक कड़ी में नवलगढ़ से एक बीजेपी के रूप में अच्छी दावेदारी कर रहे तो भाजपा नेता डॉक्टर वीरपाल सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है। खास चर्चा करेंगे इसमें। वीरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है नवलगढ़ एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद जी और आपके चैनल नवलगढ़ एक्सप्रेस का, जो आपने मुझे इसमें बुलाया। राजस्थान में चुनाव नजदीक है जी, बीजेपी ने भी यूं कहे कि कमर कस ली है। इसी एक क्षेत्र में आता है नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र। आप एक अच्छी दावेदारी है वो नवलगढ़ की तरफ से कर रहे हैं भाजपा में, तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, खासतौर से नवलगढ़ के मुद्दों की बातचीत करें, क्योंकि यहाँ नवलगढ़ में आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। वर्तमान विधायक राजकुमार जी शर्मा का 15 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। मैं कहूंगा नवलगढ़ के जो गैस आंदोलन का कार्यक्रम था, उससे राजकुमार जी का विधायक के रूप में उदय हुआ है, और अब बदराना जोड़ और सीमेंट फैक्ट्री के आंदोलन ने उनके पतन का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरी बात, 2008 में जब वो आए तब भी उन्होंने क्रिकेट कप किया था, और अब जब जाने वाले हैं तब भी अंतिम समय में उन्होंने क्रिकेट कप कर लिया है। तो ये क्रिकेट कप का दोनों बार होना प्रारंभ में अंत में, ये भी इस बात की तरफ इंगित कर रहा है कि वास्तव में उनका 15 साल का कार्यकाल था और वो पूरा हो चुका है। और इस क्रिकेट कप के कार्यक्रम में तो उन्हें भीड़ जुटाने के लिए डांसर्स को बुलाना पड़ा, सिंगर्स को बुलाना पड़ा, कलाकारों को बुलाना पड़ा। ये वास्तव में आश्चर्य की बात है। ये सब होते हुए भी
उनमें जो अहम का भाव है वो बहुत सर्वोच्च है। आज भी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इसी नवलगढ़ में कुछ जब प्रोग्राम चल रहा था कुछ खामियां देखने के लिए मिली, बार बार लाइट जाना, तो कह रहे हैं ऐसा कुछ मूवमेंट आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उस विषय में भी कुछ। विधायक राजकुमार जी शर्मा ने स्टेज से कुछ लोगों के लिए अश्लील शब्द यूज किए हैं, गाली निकाली है, और उस अपने द्वारा हुई गलती को छिपाने के लिए उन्होंने वो वीडियो दिखाया जिसमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ हाथ दिख रहे हैं कि ये लाइन काट रहे थे और लाइन कटने के कारण से कुछ बच्चे वगैरह दब रहे थे। यदि ऐसी स्थिति को हम स्वीकार भी कर लें तो एक जनप्रतिनिधि से, एक सार्वजनिक व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द कभी शोभा नहीं देते। अभी सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है जो 2008 का, जिसमें राजकुमार जी शर्मा कहते हैं कि मैं तो एक संस्कारिक व्यक्ति हूँ, मेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं, मैं बिल्कुल शिष्टाचार में, संस्कारों में रहने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति के मुंह से जब ऐसी गालियां निकल रही हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो क्रिकेट का फाइनल मैच चल रहा था वो नवलगढ़ वर्सेस मुकुंदगढ़ था, और उसमें विधायक जी के ही चहेते व्यक्ति ये चाह रहे थे कि इसमें निश्चित रूप से नवलगढ़ है वो मैच में विजेता रहे, और काफी मैच के बाद में उसकी स्थिति बिगड़ रही थी, सुधर नहीं रही थी। उस स्थिति को छिपाने के लिए राजकुमार जी के लोगों ने लाइन काट करके ये कोशिश की कि किसी तरह से ये मैच आज बंद हो जाए और कल दोबारा मैच हो तो उसमें हम अपनी टीम को जिता सके। ये उन्होंने पूरा पक्षपात करने का प्रयास किया। कम से कम आधा पौन घंटा तक खेल बंद रहा, और उसके बाद में चारों तरफ से कोई ऐसी बात आई कि इसका गलत मैसेज चला जाएगा, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। फिर उन्होंने वापस खेल चालू करवाया। वो तो स्पष्ट बीजेपी वालों का नाम ले रहे हैं, बीजेपी के किसी व्यक्ति का इसे कोई लेना देना ही नहीं है, सामान्य व्यक्तियों का भी कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी रणनीति खुद राजकुमार जी की थी, उनके व्यक्तियों की थी। वो अपने आप जो ठीक रहा वो दूसरे लोगों पे फोड़ रहे हैं। ये तो बात हुई नवलगढ़ कब की, अब नवलगढ़ की राजनीति पे लेते हैं। तो वर्तमान समय की बात करते हैं, बीजेपी एक अच्छे वर्ग के रूप में यहाँ कार्य करती है, जनता जो भी प्रतिनिधि हैं बीजेपी को जनता में जा रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से क्या नवलगढ़ में से संभावनाएं लगातार तरह से भी गई है, और भविष्य में यह काफी नजदीक है चुनाव, तो बीजेपी की तरफ से अगर खास मूवमेंट की बातचीत करें जनता के मामले में तो कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जो बीजेपी जनता के अंदर है वो लेकर जाएगी? देखिए 2018 में जो वर्तमान कांग्रेस सरकार बनी उसने 2-3 झूठे वादे लोगों से किए थे। एक था कि बिजली में हम बिल्कुल वृद्धि नहीं करेंगे, दूसरा था रोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगे, तीसरा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इन तीनों ही मामलों में कांग्रेस सरकार बिल्कुल वादा खिलाफी की है। उसने एक भी मुद्दे पे खरी नहीं उतरी है, किसी भी एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। बिजली को डायरेक्ट ने बढ़ा करके फ्यूल सरचार्ज के नाम से, जिसको 9-10-11 बार बढ़ा दिया गया, बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई है। और बेरोजगारों के साथ तो इस सरकार में इतनी वादा खिलाफी हुई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसे हम पारदर्शी और सही कह सकें। अधिकांश परीक्षाओं में नकल हुई है, पेपर लीक हुए हैं, और युवाओं को बहुत बड़ा आहत जो है इस सरकार ने किया है। उसका बदला भाजपा सरकार इन तीनों मुद्दों को भुना करके, उन लोगों को जोड़ करके और कांग्रेस से लड़ेगी। वीरपाल जी अगर बातचीत करें तो वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें जादूगर के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के एक पार्टी के एक बड़े यूं कहें जनप्रतिनिधि के द्वारा कहा कि वो वास्तव में जादू है। अब उनके द्वारा ऐसी क्या जादूगरी की गई कि बंद, जो यूं कहें कि एक बंद पेटी थी उसमें से पेपर निकालना उन्हीं के द्वारा, एक जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर माने जाते हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहे, तो कैसी इसी जादूगरी को मानते हैं कि वर्तमान समय में लगातार 10 से 15 पेपरों का लीक होना युवाओं का किस तरफ जो रुझान हो सकता है भविष्य में अगर देखें तो? अशोक गहलोत जी अपनी जादूगरी यदि प्रदेश के विकास में, युवाओं को रोजगार देने में उसका उपयोग करते तो हम निश्चित रूप से उनको अच्छा मानते। लेकिन जब लोटास राजी जो उस समय शिक्षा मंत्री थे और उनके परिवार के 3 सदस्यों को आरएस की मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू में 80-80 नंबर मिलते हैं, जबकि टॉपर को भी नहीं मिले थे, जबकि उनके रिश्तेदारों को 80-80 नंबर मिले। अभी जो आरपीएससी का जो मेंबर कटारा अभी जो गिरफ्तार हुआ और उसने जो कुछ कहा है, उन सबसे पता लग रहा है कि इन सब के पीछे सह गहलोत जी की अप्रत्यक्ष रूप से रही है, और उनकी सह से ही ये सारे पेपर्स वगैरह आउट हुए हैं। इन्होंने बहुत बड़ी राशि जो है, कुछ हो सकता है उन्होंने पार्टी फंड में भेजी हो, कुछ अपने लिए उन्होंने काम में ली हो,
बाकी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है। सर, जब सरकार राजस्थान में आ रही थी उससे पहले चुनाव चल रहे थे, उसमें कांग्रेस के एक बड़े प्रतिनिधि के द्वारा एक वादा किया गया था कि 1 से 10 गिनेंगे और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। बिल्कुल तारा जी, चुनाव में ही सभा थी, उसमें राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने 1 से लेकर के 10 तक की गिनती की थी कि बस जो ही सरकार बनी और 10 की गिनती पूरे होने तक कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन आज तक वो 10 की गिनती पूरी नहीं हुई, 5 साल पूरे होने को जा रहे उस हैं। भाषण में किसानों को एक बड़ा मैसेज दिया गया था। अगर उसी मैसेज को नवलगढ़ के किसानों से जोड़कर देखा जाए तो वर्तमान समय में क्या परिस्थितियां है किसानों की? नवलगढ़ का किसान बहुत अधिक इस सरकार के द्वारा ठगा गया है साहब। यहाँ के किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा तो बदराना जोड़ है, सीमेंट फैक्ट्री की जमीनें हैं। सीमेंट फैक्ट्री में बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमीनें सीमेंट फैक्ट्री को दी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी अधिकारियों द्वारा उनको जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा है, उनकी बिजली काटी जा रही है, पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके रास्तों में खाइयां खोद दी गई है ताकि वो मजबूर होकर के वहां से निकल जाएं और सीमेंट फैक्ट्री जो है उनकी जमीन को ले सके। यहाँ तक कि कम से कम मार्केट वैल्यू उनको देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सर डीएलसी रेट के जो चेक है वो तहसील में रखवा रखे हैं और वो कह रहे हैं आप जाकर के अपनी डीएलसी रेट के चेक वहां से ले लो, ये जमीन तो हमारी है। तो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने क्या मानते हैं ऐसे घरों के सामने से दीवारें हैं वो तोड़ दी जाना, जबरदस्ती उनके सामने एक खाई बना देना, उन्हें पानी के लिए उन्हें मजबूर होता है, तो परिस्थितियां यूं कहे कि समय होता था राजशाही में देखा जाता है, तो वर्तमान समय में कैसा मानते हैं? प्रजातंत्र में यदि ऐसी चीजें होती हैं तो बड़े शर्म की बात है। इस सरकार को भी शर्म करनी चाहिए, प्रशासन को भी शर्म करनी चाहिए। जो लोग अधिकारी हैं वो लोग भी किसी न किसी परिवार के मुखिया हैं, उन्हें देखना चाहिए कि जो एक किसान परिवार है इसकी जगह मैं होता तो मेरे साथ क्या होता। मानवीयता के दृष्टिकोण को देखते हुए उन्हें किसानों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, उन्हें सुधार करना चाहिए। हाल ही के कुछ समय पहले कि कम से कम 20 से ज्यादा किसानों को यहाँ गिरफ्तार किया गया था, क्या परिस्थिति आ रही? कुछ समय बाद में जब आप ही के द्वारा उन पर दबाव डाला गया तो उन्हें छोड़ा भी गया, तो उसको किस रूप में देते हैं? जिस प्रकार से उनसे किसानों के ऊपर बर्बरता की है प्रशासन के द्वारा वो की गई थी। सीमेंट प्लांट और सीमेंट फैक्ट्री के बीच में जो बेल्ट बनना है, उस बेल्ट की जगह के बीच में ऐसे किसानों की जमीन है जो उन्होंने अपनी बेची नहीं है, तो एक तरह से वो उनकी आवश्यकता भी है सीमेंट फैक्ट्री वालों की। तो उसको देखते हुए प्रशासन को साथ लेकर के और उन्होंने जबरदस्ती उस पर कब्जा करने का प्रयास किया। कम से कम 8-10 वहां जेसीबी बड़ी मशीनें वहां लगा दी थी, खाई खुद रही थी। और उस दिन करीब प्रारंभ में 2-4 किसान जाकर के उन्होंने विरोध किया, जिसमें वो जमीन के मालिक थे, गोकुल सिंह जी थे, एक यादव जी थे। बिल्कुल। उनको पहले तो गिरफ्तार कर लिया, उनको ले आए। फिर जब बाकी लोगों को पता लगा, जिसमें विजेंद्र जी सुंडा थे और किसान भी थे, वो वहां पहुंचे तो उन लोगों को भी गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। मुझे भी सूचना मिली, मैं भी वहां पहुंचा। मैंने वहां जो सीमेंट फैक्ट्री यूनिट के हेड थे सक्सेना जी, उनसे बात की, एसडीएम मैडम से बात की, तहसीलदार जी से बात की, डिप्टी साहब से बात की। तो उस दिन एक थोड़ा समाधान सा निकला था कि भाई बैठ करके बात करें। पिछले 5-6 महीने से किसान वहां धरने पे बैठे हुए थे, लेकिन आज तक उनकी कोई बात नहीं हुई थी डायरेक्ट रूप से। पहली बार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बैठ करके बात करें और 2-3 दिन के लिए हम काम बंद कर दें। उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, काम बंद भी कर दिया गया। उनका जो पानी ले जाने का रास्ता था वो भी अवरुद्ध कर दिया था, खाई उसको भी मेरे कहने से उन्होंने पाटा ताकि उनके यहाँ पानी पहुंच सके। फिर उनमें वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। किसान है वो 35 लाख तक नीचे आ गए थे, फिर वापस 50 भी मांगने लगे थे। उधर सीमेंट फैक्ट्री भी औपचारिक रूप से 15 तक की बात हुई, लेकिन फिर 20 तक की बात भी सुनने में आई। ऐसा रहा, लेकिन कोई समाधान जो है वो दोनों तरफ से उसमें निकला नहीं। इसी किसान आंदोलन को समर्थन देने के कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के यूं कहें कि जो सुप्रीम है वो भी यहाँ पहुंचे थे, उन्हें मार्केट के अंदर जाने से रोका गया, तो उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, वर्तमान विधायक जी SC, ST और मुस्लिम वोटों से हमेशा से जीतते रहे हैं। उनको सबसे बड़ा वोट बैंक, सबसे बड़ा आधार यही माना जाता है। SC, ST से वोटों से जीतने वाले विधायक का वास्तविक चरित्र का भी पता लगा है। पिछले दिनों जब पहले ओमदास जी महाराज का नाम सामने आया तो किस तरह से उन्होंने प्रयास किया ओमदास जी को अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर जाने के लिए, एक तरह से बाध्य करने के लिए उन्होंने अपने येन केन प्रकार इन सारे जो प्रयास है वो किए। इसी प्रकार से जैसे सीमेंट फैक्ट्री में भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें चंद्रशेखर जी रावण जो है भीम आर्मी पार्टी के प्रमुखों को बुलाया गया और वो शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति में और अंबेडकर जी की मूर्ति को माल्यार्पण करना चाहते थे। प्रशासन के द्वारा उनको रोका ही नहीं गया, बल्कि उनके रास्ते में
डंफर खड़े कर दिए गए ताकि वो आगे नहीं जा सके। ये स्थिति बहुत गलत है। जो विधायक एससी और एसटी की बात करता है उनके वोटों से जीतता है, और एससी के किसी व्यक्ति चंद्रशेखर रावण को उन्होंने हमारे जो शहीद है भगत सिंह जी, और एससी समाज के नहीं पूरे राष्ट्र के भीमराव जी अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, राष्ट्र पुरुष है, उनका माल्यार्पण करने से रोक सकते हैं। इससे बड़ा और का बेहुदा कार्य है वो हो नहीं सकता। इसी सीमेंट कंपनी के अगर मुद्दे की बात करें तो एक छोटा सा और क्लू और साथ जुड़ता है CSR फंड जो नवलगढ़ के विकास कार्यों में लगना है, उसको किस रूप में देख रहे हैं कि क्या इतने दिन हो गए फैक्ट्री ने बड़े से बड़े है वो प्लांट शुरू कर दिए हैं यहाँ, लेकिन CSR फंड का किस उपयोग में लिया जा रहा है? अगर उस तरीके से कुछ देखें तो केंद्र सरकार का ये नियम है कि जब भी कोई उद्योग धंधा लगता है तो उन्हें अपना कुछ अंश है वो सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च करना होता है, जिसे हम CSR फंड कहते हैं। सीमेंट फैक्ट्री में जहां तक CSR फंड की बात है, आज तक गोठड़ा गांव में एक भी पैसा वहां खर्च नहीं हुआ है। और अभी अभी जिस हम क्रिकेट कप की बात कर रहे थे, उस क्रिकेट कप में खिलाड़ियों को जो किट बांटे गए हैं उसमें श्री सीमेंट फैक्ट्री का लोगो लगा हुआ है उस बयान के ऊपर, वो CSR फंड से आया है। सीमेंट फैक्ट्री क्रिकेट कप करवाने के लिए यहाँ आई है या फिर सामाजिक सेवा का जो उसका सरोकार है उसको उसे पूरा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। विधायक के इशारे पे उसने क्रिकेट कप का खर्चा उठाया है और उसका श्रेय विधायक जी ले रहे हैं। अगर बीजेपी के वर्तमान समय में बातचीत करते जनप्रतिनिधियों द्वारा एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में उठाया गया वो था बदराना जोड़। क्या बदराना जोड़ में आप किन परिस्थितियों में देखते हैं बदराना को? काफी लंबे एक संघर्ष भी चला है बदराना को बचाने के लिए। भविष्य में एक बड़ा मेला यहाँ बढ़ता था और वर्तमान समय में अगर विधायक की बात करें तो उन्हें कहा जाता है कि जो यहाँ ट्रस्टी है वो एक अच्छा हॉस्पिटल बनाकर है वो नवलगढ़ की जनता को समर्पित करना चाहते हैं, तो उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? प्राचीन काल से भारतीय समाज में सेवा का भाव रहा है, और बद्री नारायण जी जो सेठ थे उन्होंने यह भूमि ट्रस्ट के अधीन रखते हुए समाज सेवा के लिए छोड़ रखी थी, जो चारागाह के रूप में जोड़ के रूप में छोड़ रखी थी, जहां प्रतिवर्ष पशु मेला लगता था। और न केवल अपने आसपास के बल्कि संपूर्ण राजस्थान का हरियाणा का अधिकांश जो भाग है वो उसमें पशुओं के आदान प्रदान के लिए भाग लेता था। महीने 1.5 महीने तक यहाँ अच्छी चहल पहल रहती थी। उससे कुछ विभिन्न प्रकार के जो व्यापार है, उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग है, उनको भी बढ़ावा मिलता था। लेकिन विधायक जी के प्रयास से और इनके चहेते लोगों के द्वारा ऐसा सुनने में आ रहा है कि उस भूमि को इन्हीं के किसी चहेते व्यक्ति के व्यक्तिगत नाम से करवा दिया गया है और उसके अंदर फसलें खड़ी हैं। पिछली फसल भी खड़ी हुई थी, अब भी उसमें बाजरा बोया हुआ है। विधायक जी बार बार ये बात कहते हैं कि यहाँ तो जो बद्रीनारायण जो सेठ है वो विकास कार्य करवाना चाहते थे, बड़ा हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे, या स्टेडियम बनवाना चाहते थे, या स्विमिंग पूल बनवाना चाहते थे। विधायक जी का चरित्र हमेशा से दोहरा रहा है। आपने सुना होगा एक वीडियो उनका कि मैं अभी 22 तारीख को जाकर के उसकी तारबंदी खोल देता हूं, वो 22 तारीख आज तक नहीं आई। एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पंचायत समिति में की थी जिसमें उस ट्रस्ट के भी किसी व्यक्ति के बारे में कहा था कि ये उस ट्रस्ट से है। देखिए उस ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को इन्होंने खरीद रखा है, उसे बार बार वो वक्तव्य दिलवा देते हैं। बाकी सभी ट्रस्ट के जो लोग हैं उनके खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, वो अपने उसी सेवा भाव से इस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं। दूसरा, इस बदराना जोड़ को यदि मान लो विकास कार्यों में काम में भी लेना है तो विधायक जी को पशु मेले के लिए फिर दूसरी भूमि का आवंटन कर देना चाहिए। आज सरकार उनकी है, राज्य सरकार आवंटित कर सकती है, ऐसा भी वो नहीं कर रहे हैं। जहां तक हॉस्पिटल की बात है तो नवलगढ़ में जब जिला अस्पताल है तो फिर और उससे अधिक अच्छे अस्पताल की आवश्यकता कहां है? और उससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, अब कल मेरी एक बात हो रही थी एक सज्जन से, वो ये कह रहे थे कि नवलगढ़ के जिला अस्पताल के अंदर जो सर्जन है या सर्जिकल के जो स्पेशलिस्ट हैं वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है। वो यदि किसी दिन छुट्टी पे रह जाए तो कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, ओपीडी नहीं हो सकती। सिर्फ अस्पताल बना देने से कुछ नहीं होगा, वहां अच्छे डॉक्टर नियुक्त हो, समय पर नियुक्त हो, वो अपना काम समय पर करें और रोगियों को अच्छा उपचार मिले, उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जो संसाधन यहाँ है उन संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग दिलाने का काम यदि विधायक जी करते तो निश्चित रूप से उनका काम सराहनीय होता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। विधायक जी द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जो बदान में बनने वाले हॉस्पिटल में जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया में उजाल कर है वो काम को
होने की कोशिश की। ये आरोप उनके द्वारा कई बार विपक्षियों पे लगाए गए हैं, जैसे कि कुछ नाम तो नहीं सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे 2-4 लोगों को टारगेट किया गया था, उसको विपक्षी रोक भी कि उनके काम को उनकी कानूनी कार्रवाई में उलझते हुए इसको काम को है रोकने की कोशिश की गई थी। नवलगढ़ का एक भी कोई न कोई सामान्य व्यक्ति विकास के विरुद्ध नहीं है। नवलगढ़ का हर व्यक्ति नवलगढ़ का विकास चाहता है, चाहे वह किसी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, विकास के कोई खिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो तथाकथित विकास है, जिसमें भूमि का कहीं 10% भाग कहीं विकास के नाम पे अलॉट कर दिया जाए और बाकी 90% में ये कॉलोनी काट दें, ये तो कॉलोनाइजेशन करना चाहते थे, तो डीएलपी में फाइल गई थी उसके लिए, कॉलोनी के लिए, जिसको कोर्ट के स्टे के द्वारा रोका हुआ है। तो ये विधायक जी का बिल्कुल गलत आरोप है ये कहना कि जनता है वो विकास नहीं चाहती, या व्यक्तिगत रूप से वो किसी का नाम लेते हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत है। नवलगढ़ का कोई भी व्यक्ति विकास के विरुद्ध नहीं है, सब विकास चाहते हैं। ये तो बात हुई वर्तमान समय में दो ऐसे मुद्दे जो नवलगढ़ की राजनीति के अंदर छाए हुए हैं। अब बात करते हैं नवलगढ़ के कुछ अन्य मुद्दों की, जिनमें मुद्दा आता है ये बात करें सीवरेज का या पानी भराव का या पानी की समस्याओं को लेकर। एक 15 साल में एक विधायक लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाता है, तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि अब की बार 50,000 पार। उसी के साथ वक्तव्य ये भी दिया है कि अब की बार जो चुनाव होगा वो राजनीति बनाम विकास नीति का होता है। उसके विषय में भी आप विकास की हम बात करें, ताराचंद जी, नवलगढ़ में विकास कहीं नजर नहीं आता। सीवरेज लाइन की हम बात कर लें, 2008 में सीवरेज का काम शुरू हुआ था, आज तक मैं जहां तक सोचता हूं 60% काम पूरा नहीं हुआ है। और जो काम पूरा हो गया है वहां भी सीवरेज के लिए जो स्टॉक के लिए जो बनाए गए हैं, उन ढक्कनों से गंदा पानी बाहर निकलता रहता है। समय पर उनकी सफाई करना, उनको खाली करना, ये काम भी विधायक जी और उनकी नगर पालिका समय पर नहीं कर पा रहे हैं। और सड़कों को अभी आपने देखा होगा, पुलिस थाने से लेकर के घूम चक्कर के तक की रोड बन रही थी, और रोड कम से कम 100 मीटर बना दी गई थी, जिसमें सीवरेज के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। फिर वहां कुछ लोग, तो सलीम जी जिंदरान थे, कुछ लोग वहां धरने पे बैठे थे रोड के ऊपर, फिर उनकी बात को मान करके और उन्होंने दोबारा से चेंज किया, उसमें सीवरेज की लाइन डलवाई है। बिल्कुल कोई योजना, मैनेजमेंट, इस तरह का विकास का आधार कुछ नहीं है। इनका तो एक ही काम है कि हम किस प्रकार से ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इस बात पे उनका ध्यान है। नवलगढ़ की जितनी भी वापस बनाना, इसका कोई मतलब नहीं है। यदि विकास का काम करना है तो जो सड़कें कच्ची पड़ी है उनका करवाएं। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो नालियां, उनकी रेगुलर सफाई होनी चाहिए, नहीं हो रही है। कम से कम 10 पॉइंट ऐसे हैं नवलगढ़ के अंदर जहां गंदा पानी भर रहा है, 24 घंटे भरा रहता है, उससे कितनी बीमारियां फैलती होंगी, कितने कीटाणु होते होंगे, विचारणीय प्रश्न है। और बरसात का पानी तो मैंने अभी पीछे बारिश हुई, मैंने खुद जाकर के देखा, रावतों की ढाणी में कम से कम 400-500 मीटर तक 2-3 फीट पानी भरा रहता है, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता। इसी प्रकार से आशा के झरने के पास और फायर ब्रिगेड के ऑफिस के पास वहां भी 2-2.5 फीट पानी भरा रहता है, कोई न कोई वहां दुर्घटना हो सकती है, ऐसी संभावना। और अभी जो मैं पहले बात कर रहा था कि मुस्लिम वोटों से जीतने वाले विधायक, बकरा मंडी के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बारिश होते ही वहां 2-2, 2.5 फीट पानी भर जाता है, वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये सारे तथ्य हमें बताते हैं कि विधायक जी ने कितना विकास नवलगढ़ का किया है। हालांकि कुछ दिनों पहले नवलगढ़ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी और नवलगढ़ घुमचक्कर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कैलाश जांगीर द्वारा एक जो एसडीएम उनको ज्ञापन दिया गया था कि स्टेशन रोड से जो बनने वाली है उसमें अगर एक भी चेंबर है वो सही नहीं है। अगर चेंबर यूं कहें कि उनमें एक वक्तव्य आपने अगर शायद वीडियो भी देखा, उसमें कहा कि रोड आदि डालने के बाद भी उनके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि अपन जो डाल रहे हैं वो सही है या नहीं, तो किस रूप में उसको भी देख रहे हैं। विभाग का सबसे पहला काम यह कि उसका इंजीनियर आकर के उसका लेवल देखे। एस्टिमेट बनाते समय ये चीजें सारी ध्यान होती है कि कहाँ ऊंचाई देनी है, कहाँ नीचाई देनी है, क्या लेवल रहेगा। और 50 मीटर 100 मीटर रोड बन जाए और उसके बाद उसका लेवल मापा जाए, तो ये तो वही स्थिति हो गई जैसे कोई किसी काम को कर दे और बाद में देखे कि क्या कर दिया मैंने। तो नगर पालिका की आज अगर किसी भी चेंबर की बात करें किसी भी रोड के, तो वो या तो ऊपर उठा हुआ है या अंदर बैठा हुआ है। आवाज है वो प्रशासन के द्वारा बार बार जियों को बात करें पार्षदों के द्वारा भी उठाई गई,
लेकिन उसको सुनने के लिए कोई ना तो कोई बड़ा अधिकारी तैयार है, ना कोई बड़ा प्रशासन का वो जो आदमी है वो उस चीज को देखने के लिए। तो अगर कहें कि बड़ी बात यह है कि जो भी लोग आते हैं, बड़े अधिकारी आते हैं, उनको ये पास तो जरूर करके जाते हैं जो रोड बनी है या जो नवलगढ़ नगर पालिका के द्वारा जो कार्य किया गया वो बिल्कुल एकदम सही है। तो किस रूप में देख रहे हैं कि अधिकारी और कर्मचारियों को सबको विधायक जी ने सह दे रखी है। विधायक जी की अनुमति के बिना वो एक शब्द नहीं बोलते, एक कदम आगे नहीं बढ़ते, काम नहीं करते। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा वाली बात हो रही है। न किसी सामान्य व्यक्ति की सुनने वाला है, न कोई पार्षद की सुनने वाला है, न कोई नेता की सुनने वाला है। यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ विधायक की सुनते हैं, विधायक की मानते हैं, विधायक की करते हैं। और इस सारी स्थिति का बदला दिसंबर 2023 में जब आम चुनाव होगा, उस आम चुनाव में जनता लेगी, सबक सिखाएगी और एक अच्छे बहुमत से अब की बार पहली बार नवलगढ़ में कमल का फूल खिलेगा। ये तो बात हुई वर्तमान की। अब चलते हैं कुछ पहले के विषय में भी, क्योंकि नवलगढ़ की राजनीति में पहले भी जो चुनाव हैं वो एक चर्चा का विषय रहे हैं। एक ही परिवार को, हालांकि बात करें 2018 और 2013 है, उनको बीजेपी के एक ही परिवार के लोगों को टिकट दी गई थी। पहले टिकट दी गई थी जगदीश जी सैनी को, दूसरी बार टिकट दी गई थी रवि सैनी को। आज आप वर्तमान समय में एक बीजेपी के अंदर सक्रिय कार्यकर्ता है, तो वर्तमान समय की अगर बातचीत करते हैं तो बीजेपी के ऐसे कौन से कांड जो पहले रह गए थे, उनके कारण बीजेपी है वो अपना यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका है वो बीजेपी को नहीं बनवा। किस रूप में देखते हैं, क्या कमियां बीजेपी के द्वारा रह गई थी तो जनता में वो या तो पहुंच अपनी पकड़ है वो नहीं बना पाई, कहाँ कमियां, किस प्रकार की कमियां मानते हैं? राजनीतिक परिस्थितियां समय के साथ साथ, काल के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। 2018 में हम सबको साफ दिख रहा था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, और आज स्पष्ट दिख रहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने वाली है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। विशेष रूप से कर्मचारी वर्ग और व्यापारी वर्ग वो आगे आने वाली सरकार की तरफ जो ही आचार संहिता लगती है अपने आप खिसक के चला जाता है, और वैसा ही अब की बार होने वाला है। 2018 में क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनने वाली थी, इसलिए रवि सैनी को, हालांकि रवि सैनी ने अच्छे वोट लिए, 43,000 कुछ वोट उन्होंने लिए, लेकिन वोटों का कुछ विकेंद्रीकरण होने से, कुछ निर्दलियों के द्वारा वोट ले जाने से और कुछ लोगों के भ्रमित होने से लोगों ने ऐसा सोचा कि दूसरा कोई व्यक्ति इसकी टक्कर में है, उस कारण से उस समय रवि जी विजय प्राप्त नहीं कर सके और राजकुमार जी जीत गए। क्या मानते हैं कि पिछली बार एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी काफी अधिक संख्या में वोट लिए, कि एक बड़ी पार्टी के मुकाबले? निर्दलीय प्रत्याशी विक्रम जी जाखल के द्वारा एक 39,000 कुछ वोटों की जो प्राप्ति की गई, राजन जी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, वो परिस्थिति जन्य वोट बैंक था। विशेष रूप से जाट समाज जो है, जाट समाज थोड़ा सा इस मामले में भ्रम में रहा कि विक्रम जी टक्कर में है राजकुमार जी के, और इस कारण से वो जो पार्टी से प्रत्याशी थे रवि जी, उनको न देख करके और निर्दलीय पर डाल के कम से कम 22 से लेकर 25,000 वोट जाट समाज का विक्रम जी को परिस्थिति बस मिला है। इस वर्ष जो आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें ऐसी परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इस बार या तो राजकुमार जी को जिताने के लिए वोट पड़ेगा या हराने के लिए वोट पड़ेगा। बार बार हम जनता में जाते हैं तो उनसे एक बड़ा सवाल वो हमसे भी करते हैं, हम भी जनता से करते हैं, अगर नवलगढ़ की राजनीति में अगर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रहा तो शायद मेरे हिसाब से बीजेपी का आना एक मुश्किल सा है। तो किस तरीके देश में क्या त्रिकोणीय मुकाबला वर्तमान से जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हो पाएगा? इस चुनाव में किसी भी स्थिति में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा में पवित्र स्थान लोहारगढ़ में यह शपथ ली थी कि हम सब साथ साथ रहेंगे, साथ साथ हैं, और किसी भी प्रत्याशी को जिसको भी सिंबल मिल जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व या पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको भी टिकट देगा बीजेपी की, सब लोग साथ मिलकर के तन मन धन से उसके साथ रहेंगे और उसको विजय दिलवाएंगे। मैं स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर यह प्रयास करूंगा कि जिसको भी टिकट मिले, एक भी व्यक्ति को अलग नहीं जाने देंगे, उनके साथ रखेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे और भाजपा को नवलगढ़ से जिताने के पूरा प्रयास होगा। क्योंकि मैं विधायक बनने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आया हूं, मैं तो संघ में कार्य कर रहा था। वो सेवा का काम है, समर्पण का काम है, वहां कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा ही नहीं की जाती। तो ऐसा व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो वो विधायक बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं आता। मेरा लक्ष्य है नवलगढ़ से भाजपा जीते, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वीरपाल जी, एक शब्द आपके द्वारा कहा गया कि हम अभी भी साथ साथ हैं और आगे भी साथ साथ रहेंगे। हाल ही के बीजेपी के द्वारा कुछ आधिकारिक यूं कहें कि जो सम्मेलन हुए थे, कि बूथ स्तर पर हुए थे,
उन बीजेपी के जो बड़े प्रतिनिधि हैं, जो नवलगढ़ की राजनीति में फिलहाल टिकट की दावेदारी करते हैं, वो उनका चेहरा है, उन बूथ स्तर पे जो सम्मेलन उनमें दिखाई नहीं दिया गया। तो किस रूप में देखते हैं कि आप हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जिस कारण से वो नहीं आए होंगे। बाकी सब पार्टी के साथ है, पार्टी के कार्यक्रमों में आगे भी शामिल होंगे। आप किस रूप में देख रहे हैं कि बीजेपी वर्तमान समय में कहां किस दौर से गुजर रही है नवलगढ़ के अंदर, ऐसे कौन से और मुद्दे रहेंगे जो नवलगढ़ की राजनीति में यूं कहें कि जनप्रतिनिधि जो भी जनता के अंदर जा रहे हैं तो एक अच्छे वोट बैंक के साथ है वो बाहर निकल के सामने आएंगे? मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और ये जो राजस्थान का विधानसभा चुनाव है वो मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी के मुद्दे पर, केंद्र सरकार के विकास कार्यों पर लड़ा जाने वाला है। और उन्हीं बातों को जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही राजनीतिक दल की हो जाती है तो निश्चित रूप से विकास की गति बढ़ती है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, अभी जो जल मिशन योजना है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा 27,000 करोड़ का बजट राजस्थान सरकार को दिया हुआ है, लेकिन राजस्थान सरकार ने सिर्फ 5,500 करोड़ खर्च किया है, बाकी का पैसा पूरा का पूरा बाकी पड़ा है। यदि दोनों सरकारें समान होती तो निश्चित रूप से वो पैसा खर्च होता और सामने हमें दिखाई देता। या विधायक जी ये तो कह रहे हैं कि मैंने सड़कें बनवा दी, अभी जो ये 2 सड़कें बनी है टिटनवाड़ से लेकर के डुंडलोद तक, बिल्कुल, और दूसरी उधर धोलाखेड़ा से लेकर के बिरोल तक, ये दोनों सड़कें केंद्र सरकार का इसमें अधिकांश पैसा है। थोड़ा राज्य सरकार का भी खर्च हुआ है, लेकिन इसका श्रेय विधायक जी नहीं ले सकते। हालांकि विधायक जी बार बार ये कहते हैं कि ये सड़कें मैंने बनवाई है। और विधायक जी के गांव परशुरामपुरा में आज से 3 या 4 महीने पहले सड़क की क्या स्थिति थी वो हमारे सबके सामने है। आज भी गोलाना से लेकर के नवलगढ़ तक की जो सड़क है उसकी बहुत खराब हालत है। विधायक जी किस आधार पर अपने विकास की बात करते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, विधायक जी सिर्फ बातें करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे जा रहे हैं, बातचीत करें जनसभाओं की और यूं कहें कि जो समारोह है वो प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। अगर नवलगढ़ की राजनीति में बात करें तो कुछ ऐसे समारोह जनसभाएं हुई हैं जिनमें यूं कहें कि सरपंच से लेकर जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो खुलकर बोल रहे हैं। एक खुलकर बोलने के साथ साथ उन्होंने एक आरोप भी सीधे तौर पे लगाया है कि हम विपक्षी पार्टियों को हैं तो हमें वो फंड नहीं मिल पाता जो यूं कहें कि जो विधायक के साथ जुड़कर जो सरपंच है वो कार्य कर रहे हैं। तो क्या संभावना देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियों के जो सरपंच है कहीं ना कहीं सरपंच किसी पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं होते, लेकिन वर्तमान समय में बातचीत करने मोदी जी की तरफ ज्यादा रुझान भी है, एक तरफ एक अलग रुझान रहता है। तो रुझान की तरफ देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें सामने हैं जिनके सरपंच को यह वक्तव्य बोलते हुए देखा गया है कि हमें विकास के नाम पर 0 दिया गया है। मोदी जी की छवि सिर्फ राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में एक विकास पुरुष के रूप में स्थापित हुई है। और कोई सरपंच यदि मोदी जी का प्रशंसक है तो उसे हम किसी विशेष पार्टी का व्यक्ति नहीं मान सकते। बिल्कुल। और विधायक जब विधायक बन जाता है तो वह उन लोगों का विधायक नहीं होता जिन्होंने उसे वोट दिया है, बल्कि वो उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का विधायक है, प्रत्येक सरपंच का विधायक है, प्रत्येक पंचायत समिति सदस्य का विधायक है, सबका विधायक है। इसलिए उसे जो विकास कार्य है वो भी बिना किसी भेदभाव के करने चाहिए। लेकिन वर्तमान विधायक राजकुमार जी इस मामले में पूरा पक्षपात कर रहे हैं, अपने पक्ष के लोगों को बजट दे रहे हैं, बाकी जो व्यक्ति उन्हें लगता है कि ये मेरे पक्ष का नहीं है उसको बिल्कुल भी बजट उन्होंने नहीं दिया है। इस बात को सारे सरपंच जो पिछले 2018 के चुनाव में इनके साथ नहीं रहे अथवा किसी विशेष परिस्थितियों से इनसे अनबन है, वो इस बात को बार बार दोहराते हैं कि राजकुमार जी के द्वारा हमें एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा विधायक कोटे से, वो सिर्फ अपने पक्ष वाले जो सरपंच हैं उन्हीं को पैसा दे रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में अगर सांसद की बातचीत करें तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद नरेंद्र जी किचड़ यहाँ हैं। अगर उनके विकास नीतियों कहें कि सांसद निर्देश अगर विकास कार्य नवलगढ़ की विधानसभा क्षेत्र में देखें तो आप उनके द्वारा भी जो बीजेपी के जो सांसद है वो विकास नीति से कह सकते हैं कि अच्छे कार्य नवलगढ़ में करवा सकते हैं, तो उनके द्वारा विकास कार्य मेरे हिसाब से कोई बड़े कार्य है वो नहीं करवाएंगे। देखिए क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोकसभा झुंझुनू, कुछ सीकर का फतेहपुर भाग भी इसी में है और सांसद का जो कोटा आता है उस कोटे में से इतना बड़ा पैसा नहीं होता कि किसी एक विधानसभा में उसको खर्च कर दिया जाए। मैं भी मानता हूं उन्होंने कोई बड़ा कार्य ऐसा नहीं किया जो हमें दिख रहा हो, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप जो होना चाहिए था वर्तमान सांसद ने अच्छे से अच्छा किया है। वो केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से प्रयास रहते हैं और मोदी जी का जो स्वप्न उन्होंने पूरा करने का प्रयास किया है वो उनका अच्छा है।
अब जनता में आप भी जा रहे हैं और भी जन प्रतिनिधि है वो जा रहे हैं, तो सीधा संदेश हमारे जो दर्शक है उनके द्वारा, आपके द्वारा जो है बातचीत करें तो क्या संदेश रहेगा हमारे नवलगढ़ वासियों के लिए, जो हमारे खासतौर से नवलगढ़ एक्सप्रेस के इससे दर्शक है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और विधायक नवलगढ़ से चुना जाता है, तो मैं समझता हूं अगले 5 साल बाद आप देखेंगे तो नवलगढ़ का परिदृश्य आपको पूरी तरह से विकसित नजर आएगा और बिल्कुल परिवर्तित हुआ नजर आएगा, जिसमें वास्तव में लगेगा कि कोई काम हुआ है। भ्रष्टाचार जो आज चरम पर है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आज अधिकारी और कर्मचारी बिना पैसे के कोई काम नहीं करते, वो सब विधायक जी की सह पे हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि राजनीति से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, और यदि राजनीतिक व्यक्ति यदि स्वच्छ छवि वाला होगा, ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, सत्यनिष्ठ होगा, तो प्रशासनिक क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार है वो कम होगा, मिटेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले 5 साल नवलगढ़ की जनता के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जिस पैसे में आज इस सरकार में जो काम हो रहा है, अगली सरकार में उससे 2.5 गुना काम उसी पैसे में होगा। यह तभी हो पाएगा जब सत्यनिष्ठा से काम हो। एक सवाल हमारे दर्शकों के द्वारा खूब किया जाता है, जब भी हम गांव में जाते हैं तो कहते हैं कि इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहने वाला है। आप भी नवलगढ़ की राजनीति के अंदर सक्रिय हैं, टिकट की दावेदारी है वो कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या चेहरा है वो मुख्यमंत्री का रहने वाला है? देखिए, विषय तो मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ये तो बड़े स्तर का काम है। लेकिन जहां तक मैंने अनुभव किया है, किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में शायद घोषित नहीं किया जाएगा। चुनाव है वो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, विकास कार्यों पर लड़ा जाएगा, और फिर जो भी विधायक दल के नेता चुने जाएंगे वो निश्चित रूप से राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले। नवलगढ़ के जो जातीय समीकरण है वो नवलगढ़ की राजनीति में बहुत प्रभाव डालते हैं, तो जातीय समीकरणों को आप नवलगढ़ की राजनीति में कैसे जोड़कर देख रहे हैं? राजनीतिक स्थिति में जातीय समीकरण निश्चित रूप से प्रभावी रहते हैं, और नवलगढ़ में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है जाट समाज है। जाट समाज सबसे बड़ा वोट बैंक होते भी एक साथ नहीं है, उनकी कमी है। यदि एक साथ होते तो निश्चित रूप से भाजपा को 1980 के बाद आज तक 2023 नहीं देखना पड़ता, कभी भाजपा की सरकार बन जाती, क्योंकि जाट समाज का एक बड़ा जो बहुसंख्यक समुदाय है वो बीजेपी के साथ रहता है। अब धीरे धीरे उस मनभेद को, मतभेद को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि 2023 में सबसे बड़ा वोट बैंक जाट समाज, उससे दूसरे स्थानों पर सैनी समाज को ले सकते हैं। ये सभी दोनों समाज मिलकर के और इस साल नवलगढ़ में कमल के फूल को खिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, और निश्चित रूप से सैनी समाज का कोई बड़ा चेहरा इस वक्त मैदान में नहीं है, ना ही टिकट की दावेदारी करता है। पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के सुरेंद्र जी सैनी थे, वो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के जो भी जनप्रतिनिधि है उनके साथ देखा जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो भविष्य में टिकट की? अभी 2013 और 18 की अपन ने बात की थी, जिसमें श्री जगदीश जी सैनी और रवि जी सैनी दोनों सैनी समाज से थे, उन्हें भाजपा की टिकट मिली थी। इस वर्ष कोई बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जो नवलगढ़ से टिकट मांग रहा हो, लेकिन फिर भी सैनी समाज राजकुमार जी के विरोध में है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पहली बार नवलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन, जो हमेशा से सैनी बनता रहा है, उन्होंने एक मुस्लिम को बनाया जो बिल्कुल निरक्षर है, जो समझता नहीं है बिल्कुल भी काम को, जो विधायक जी के कहने से हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका का चेयरमैन बनाने से सैनी समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है, और वो निश्चित रूप से भाजपा के साथ रहेंगे, भाजपा के उम्मीदवार को जिताएंगे। तो आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस। ऐसे बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ मैदान में है, नवलगढ़ से या उदयपुर या झुंझुनू जिले से भी जितने भी प्रतिनिधि यहाँ नवलगढ़ के अंदर या अन्य जो क्षेत्रों से मैदान के अंदर से खास हमारे जो शो हो रहा है, चर्चा ये क्यों कहे कि शो के रूप में हम लगातार उन जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करते हैं। खासतौर से हमारा एक शो और आने वाला है कुछ समय बाद, सीधी जनता से बात, उसके माध्यम से भी अब लगातार जनता के बीच जाते रहेंगे, और जनप्रतिनिधियों के मुद्दे हैं, तो जो जनता के मुद्दे हैं उनको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से हम लगातार उठा रहे। तो हमारे साथ मौजूद है नवलगढ़ के भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, जो कहेगी डॉक्टर वीरपाल सिंह जी शेखावत, तो वर्तमान समय में नवलगढ़ की भाजपा के अंदर एक सक्रिय रूप में कार्य भी कर रहे हैं, और टिकट की अच्छी दावेदारी भी है वो कर रहे थे। आप इनके जो इंटरव्यू आप लगातार देखा, उसके किस रूप में देख रहे हैं नवलगढ़ की राजनीति के अंदर, और उन्होंने जो मुद्दे बताए क्या वो वास्तव में एक हकीकत के रूप में किस तरीके से कार्य है वो कर रहे हैं? कमेंट करके हमें नवलगढ़ एक्सप्रेस के यूट्यूब और फेसबुक चैनल से अपनी राय है वो अवश्य दें। धन्यवाद।